Hello everyone, welcome you all in the amazing platform of Mandal classes. In previous lecture we have completed electrostatics and today we are going to start new chapter current electricity. Okay. So first of all, what is current? Current basically means its Hindi meaning dhara. Okay. Current is of different type. It's maybe water current, wind current, electricity current. So the phenomena which can flow is known as current. Okay. Suppose water current, air current, electric current, all can flow easily. That's why we use current word. Okay. Current, electric current means the flow of electron, air current means the flow of wind, water current means the flow of water. Okay. So we are going to study electric current. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? मूविंग चार्जेस फॉर्म इलेक्ट्रिक करंट. दैट मीन्स चार्ज जब मूव करता है तो इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होता है. ठीक है. तो कोई भी कंडक्टर है उसमें अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, अगर फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब उसमें करंट इंड्यूस हो सकता है. ठीक है. करंट उसमें फ्लो करता है. ठीक है. इंड्यूस नहीं करता, करंट फ्लो करता है. ठीक है. तो इसमें एक क्वेश्चन उठता है, इज एक्चुअली चार्जेस फ्लो? क्या चार्ज सही में फ्लो करता है? तो इसका आंसर है नो. चार्जेस अपने आप में मूव नहीं करता. ठीक है. चार्ज कोई पार्टिकल्स अपने ऊपर चार्ज को कैरी करके एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है. ठीक है. तो और इस पार्टिकल्स को हम लोग चार्ज कैरियर बोलते हैं. ठीक है. जो भी पार्टिकल्स होता है, कोई भी सब्सटेंस है जो अपने ऊपर चार्ज को लेकर एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसको बोलते हैं चार्ज कैरियर. तो एक्चुअली में चार्जेस मूव नहीं करता है, चार्ज कैरियर अपने ऊपर चार्ज को लेकर एक जगह से दूसरा जगह मूव करता है. ठीक है. तो एक वर्ड आया चार्ज कैरियर. ठीक है. चार्ज कैरियर. चार्ज कैरियर क्या होता है? तो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग चार्ज कैरियर होता है. जैसे मेटल, लिक्विड, गैस. तो इस सब में चार्ज कैरियर कौन कौन सा होता है हम लोग देखेंगे. मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. लिक्विड में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन होता है, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन. और गैस में इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयन बोथ. तो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग चार्ज कैरियर होता है. ठीक है. जैसे मेटल, हम लोग मेटल इसलिए लिए क्योंकि सॉलिड में मेटल ही होता है जो करंट को फ्लो करने देता है. ठीक है. अगर हम लोग इंसुलेटर का बात करेंगे तो वहां पर करंट फ्लो ही नहीं कर पाता है, इसीलिए हम लोग उसमें चार्ज कैरियर का बात नहीं कर रहे. ठीक है. तो बेसिकली सॉलिड में मेटल का बात कर रहे हैं, और लिक्विड और गैस तीनों में अलग अलग चार्ज कैरियर होता है. ठीक है. अब चार्ज कैरियर के बारे में जान गए हम लोग. अब जानेंगे कि करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. ठीक है. तो सपोज कीजिए q टाइम्स t सेकेंड q चार्जेस फ्लो कर रहा है. ठीक है. अगर t सेकेंड में q चार्जेस फ्लो कर रहा है तो 1 सेकेंड में कितना करेगा? 1 सेकेंड में q बाई टी करेगा. ठीक है. यूनिटी मेथड बेसिकली. ठीक है. तो t सेकेंड में q चार्जेस फ्लो कर रहा है तो 1 सेकेंड में कितना करेगा? q बाई टी करेगा. तो यहाँ से हम लोग को फॉर्मूला क्या मिला करंट का? I इज इक्वल टू q बाई टी. तो चार्ज क्या, करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम. ठीक है. q बाई टी. और अगर हम लोग इसका केस देखेंगे तो इसमें वेरिएबल करंट आता है.
हम लोग करंट का टाइप पढ़ेंगे अभी। तो वेरिएबल करंट में जो होता है इसका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, ठीक है, अलग अलग टाइम में अलग अलग हो सकता है। तो इस केस में करंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, ठीक। तो ये हो गया बेसिक बेसिक बात करंट के बारे में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं करंट को डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो करंट को डिफाइन हम लोग करते हैं, चार्ज कैरियर को हम समझ गए, अलग अलग फेज में अलग अलग स्टेट में अलग अलग चार्ज कैरियर होता है, ठीक है। चार्ज कैरियर क्या होता है, जो अपने में चार्ज को अपने बॉडी में लेकर एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करता है, उसको क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर। अब हम लोग देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होगा करंट का। चार्जेस फ्लोइंग through a conductor in cross section area per unit time is called electric current, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्जेस जब कोई भी कंडक्टर में फ्लो करता है पर यूनिट टाइम में, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट के बाद हम लोग छोटा सा एक देखेंगे 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करें। 1 एम्पियर को डिफाइन करने से पहले हम लोग लिख लेंगे चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम, और करंट का क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। तो चार्ज का क्या होता है, कूलम, और करंट का क्या होता है, एम्पियर। तो 1 एम्पियर कितना होता है, 1 एम्पियर इज द करंट passing through a conductor having 1 coulomb, passing through a conductor having 1 coulomb of charge in per unit time। तो 1 एम्पियर क्या होता है, ऐसा करंट होता है कोई कंडक्टर में जिसमें 1 कूलम का चार्ज पास हो रहा है 1 सेकेंड में, उसको बोलते हैं हम लोग 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये बेसिक सा डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब इससे बेस्ट एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं, ठीक है। उससे पता चलेगा कि हम लोग एसआई यूनिट को प्रेफरेंस क्यों देते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए अगर आपके पास चार्ज 5 कूलम का है और टाइम आपको दिया हुआ है 5 मिनट। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है चार्ज आपके पास है 5 कूलम का और टाइम आपके पास है 5 मिनट का, तो करंट क्या होगा, तो करंट क्या होगा, Q बाई टी, 5 बाई टाइम। तो टाइम क्या होता है, टाइम हमेशा सेकंड में होता है, ठीक है। सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। तो 5 मिनट वो सेकंड में करेंगे 300 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा 1/60 एम्पियर। इस तरह से छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स बनेगा, ठीक है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी में। अब हम लोग देखते हैं, आगे पढ़ेंगे करंट के बारे में, टाइप्स ऑफ करंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ करंट। तो हम लोग देखेंगे कि करंट जो है 4 टाइप्स का होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पहला क्या होता है, स्टैटिक करंट, दूसरा क्या होता है, वेरिएबल करंट,
तीसरा क्या होता है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग करंट। और चौथा क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब हम लोग चारों को अलग अलग पढ़ेंगे और चारों का प्रॉपर्टी देखेंगे कि दोनों चारों में क्या सिमिलरिटीज, सॉरी क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। चारों करंट है तो करंट का बेसिक फॉर्मूला जो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी उसको फॉलो करेगा, ठीक है। और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस है, इसीलिए अलग अलग इन लोग को कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टैटिक करंट क्या होता है, ठीक है। स्टैटिक करंट, स्टैटिक करंट होता है करंट हैविंग वन डायरेक्शन, current having one direction and fixed magnitude. Fixed magnitude means there is no changing in current with respect to time, it is independent of time, okay. So graph is here I versus t and this is static current. This is also known as DC current, okay. This is also known as DC current. तो स्टैटिक करंट क्या होता है, ऐसा करंट जिसके पास एक फिक्स डायरेक्शन हो, फिक्स डायरेक्शन में मूव करेगा और फिक्स्ड मैग्नीट्यूड हो, मतलब मैग्नीट्यूड में चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, उसको बोलेंगे स्टैटिक करंट। अब हम लोग दूसरा देखते हैं वेरिएबल करंट किसको बोलते हैं, ठीक है। वेरिएबल करंट, ठीक, ये दूसरा है वेरिएबल करंट। तो वेरिएबल करंट क्या होता है, करंट हैविंग one direction but distinct current having one direction but distinct magnitude, मतलब इसके पास एक फिक्स डायरेक्शन होता है बट इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। ग्राफ क्या होगा इसका, I वर्सेस T, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लक्चुएट कर रहा है, अलग अलग मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, वेरिएबल करंट, जिसमें यहाँ पर करंट मान लीजिए 2 है, यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग है, यहाँ कुछ है, यहाँ पर कुछ है, ठीक है। तो करंट अलग अलग है, ठीक है, यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर कुछ अलग है, ठीक है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग करंट होता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल करंट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग करंट, ठीक है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग करंट, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग करंट, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग करंट, ओके। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट बेसिकली किस में होता है, कैपेसिटर में। We have studied capacitor in previous chapter, energy stored in capacitor and how they discharge their current after closing of circuit, okay. So here we know charging and discharging current. Charging and discharging means when we open circuit, when we give current to the circuit, then capacitor started to
acquire energy, okay, and fulfill their all energy, half cv square. We have studied u is equal to half cv square, and they acquire full energy of their capacity, okay. And then when we stop the current that flowing in circuit, that capacitor distribute their charges in circuit, okay. Very little time, in very little time, that's why it's also known as instantaneous current, okay. uh, this is the graph of this current I versus t. This is the graph, okay. This is known as instantaneous current, instantaneous current, okay. ये इसमें होता है कैपेसिटर में, इसको याद रखना, कैपेसिटर में होता है, ठीक है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग करंट। अब हम लोग देखेंगे एक लास्ट अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका एक स्पेसिफिक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, ठीक है, पार्ट 1 चैप्टर नंबर 7 फिजिक्स। वो चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट का प्रॉपर्टी के बारे में, आरएमएस करंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, एवरेज करंट के बारे में पूछेंगे, टाइम पीरियड के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो वो हम लोग स्पेसिफिक जो चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट उसमें पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो सब तरह का करंट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो लास्ट वन क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। सबसे पहले इसका ग्राफ से समझेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग एक छोटा सा सर्किट बनाते हैं, ठीक है। ये सिंबल है अल्टरनेटिंग करंट का, ठीक है। ये बल्ब है, ठीक है। उस पे अब सपोज कीजिए ये अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ, तो इसका प्रॉपर्टी होता है कि सपोज कीजिए 0 से 5 एम्पियर तक ये फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो 0 से 5 एम्पियर जाएगा, यहाँ तक जाएगा 0 से 5, और फिर 5 से 0 हो जाएगा, फिर 0 से 3 गया, फिर 3 से 0 गया। इसी तरह पीरियोडिकली इसका जो है डायरेक्शन चेंज होते रहता है, ठीक है। पहले बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, और मैग्नीट्यूड जो है इसका फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हमेशा चेंज होता है, जैसे 0 से 5 गया, 5 से 0 गया, फिर 0 से 3 जा सकता है, फिर 3 से 0 जाने के बाद फिर 0 से कुछ जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंजेस होते रहता है कंटिन्यूअसली, और जो डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली चेंज होता है, कितना बढ़ रहा है उसी के हिसाब से घटता है, ठीक है। इसका magnitude changes continuously and direction changes periodically, ठीक है, पीरियोडिकली, ठीक। तो ये हो गया अल्टरनेटिव करंट। अब इसका ग्राफ हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे होगा? पीरियोडिकली चेंज हो रहा है इसका डायरेक्शन, ठीक है। ये आई वर्सेस टी है, ये रहा इसका ग्राफ। सबसे पहले यहाँ से इतना करंट फ्लो हुआ, फिर यहाँ से 0 हो गया, फिर यहाँ से इतना 0 से 5 गया, फिर 5 से 0 गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसमें करंट है वो मैग्नीट्यूड उसका चेंज करते रहेगा, हो सकता है अगला बार इससे थोड़ा कम बने, ठीक है। लेकिन जो डायरेक्शन इसका है वो पीरियोडिकली चेंज होगा, जितना इससे यहाँ पर जितना होगा इसका डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन क्या होता है? पीरियोडिकली चेंज होता है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली एंड मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ करंट पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वाकई में मूव करता है कंडक्टर में। अगर मूव करता है तो हम लोग, जैसे पावर हाउस है, ठीक है, इन आवर हाउस द मेन कनेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पावर हाउस, ओके। पावर हाउस मीन्स वेयर द इलेक्ट्रिक करंट जनरेट, okay, from where
we get current in our house for our household work. Okay, so when powerhouse started to give current, and in millisecond we get current in our house. How is this possible to cover about thousands of kilometers in millisecond? It is about impossible to actually move their position in millisecond about 1000 kilometers. Okay, so in conductors there is a regular movement of electron, not actual movement of electron. This vibrate this electron, and this and this vibrate this, and this vibrate this, and this way when electric current is supplied to this electron, this vibrate this, and continuously this vibrate last electron, and we in millisecond we get output. Okay, in further videos, in further lecture, we study the properties of electron and their velocity, which is known as a drift velocity. Okay, तो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे आगे. ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट. डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ करंट, direction of current. Suppose we have a conductor. ठीक है, we have a conductor. We have passes about 10 electron in 1 second. Okay, that means 10 ampere. Current is 10 ampere. What will happen if we decrease their area of cross section? Okay, we found that there also have a 10 electron in 1 second. That means current, magnitude of current does not depend upon the area of cross section. And when we turn this conductor, current also changes their direction, and we found 10 electron about this. It means current has direction. Okay, there is no effect of area and turning or bending of conductor in magnitude of current. Okay, means the magnitude of current is independent of their area of cross section or bending of conductor. Okay, now we have earlier studied that a quantity having magnitude and direction both will considered as vector quantity. Okay, this means current, what type of current, what type of quantity current have? Basically we have studied magnitude and direction for classification of which type of quantities. Okay, that means current has both direction as well as magnitude. Okay, according to that theory we consider current as vector quantity, but in a reality current is a scalar quantity. Okay, scalar quantity. In junior classes, when I have heard first time, I was getting shocked. How? We have studied the quantity having magnitude and direction are considered as vector quantity, but current is a scalar quantity. Why? In senior classes now
you will get the answer that one one more one more thing is important in vector quantity, that is vector addition. You can write note: current does not follow vector addition. This is the reason why current is scalar quantity. Okay, it does not follow vector addition. Suppose we take an example. Okay, suppose this is a wire, this is 5 ampere current, this is 10 ampere current, and in vector quantity we have studied that if same quantity having opposite direction, we can find this by subtracting. Okay, means 5 ampere 10 ampere means net in vector addition net will be 5 ampere. Okay, but in case of current, experimentally we found that there is a net electric current is 15 ampere. That means these follow a scalar addition or simple addition. That's why it is called as स्केलर क्वांटिटी. ओके, तो करंट यहाँ तक हम लोग क्या समझे कि करंट जो स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी. ओके, अब हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट के बाद हम लोग देखेंगे करंट डेंसिटी क्या होता है. करंट डेंसिटी एक कंसेप्ट है, उसको हम लोग पढ़ेंगे. करंट डेंसिटी क्या होता है. ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ में आएंगे कि करंट के पास डायरेक्शन होता है. अगर करंट के पास डायरेक्शन नहीं होता तो कैसे मूव करता कंडक्टर के. अगर कंडक्टर सपोज कीजिए कोई ऐसा शेप का है जो मान लीजिए मुड़ा हुआ है, टर्निंग पॉइंट है, बेंडिंग पॉइंट है, तो वहां पर करंट कैसे मूव कर जाता है. इसका मतलब करंट के पास कुछ ना कुछ डायरेक्शन है. ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी. ओके, करंट डेंसिटी क्या होता है. बेसिकली हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं. ठीक है, ये रहा कंडक्टर. ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है. ठीक, और ये रहा एरिया वेक्टर. ठीक है, एरिया वेक्टर. तो सिंपली करंट डेंसिटी को हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, जे से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, और जे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सॉरी. तो जे इज आई पर यूनिट ए. करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी. ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी. बट if it suppose if we take an example that there is a 10 electron passing in this area vector. Okay, there is a 10 electron passing in this very area vector. Okay, what will happen if we take this suppose about 18 electron passing through it and make theta angle with area vector. Okay, then area vector, sorry, then current density will different in different case. Suppose area will 2, then 5 ampere per meter square, and in other case 18 by 2, this is 9 ampere meter square per meter. That means there is a different current density, which means current density depend upon angle theta. Theta is the
एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Direction of electric field, which means there is a dependence of theta also. Okay, J is equal to I by A cos theta. Okay. That is the formula of current density, where theta is the angle between area vector and direction of electric current. Okay, तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ लिए, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को अच्छे से समझिए कि करंट डेंसिटी होता क्या है। अगर कोई करंट कितना क्रॉस सेक्शन एरिया में पास हो रहा है उसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। अगर वो एरिया वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है तो सिंपली फॉर्मूला होता है J इज इक्वल टू आई बाई। बट अगर इन द केस अगर वो एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल बनाता है तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है, J इज इक्वल टू आई बाई ए कॉस थीटा। ठीक है, वी कैन राइट दिट आई इज इक्वल टू J ए कॉस थीटा। That means I is equal to J A। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि करंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये जो है एरिया वेक्टर पर डिपेंड करता है। एरिया क्या है, एरिया हम लोग यहाँ साइड में लिखेंगे, एरिया जो है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और करंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और I क्या है, हम लोग करंट डेंसिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। दैट्स व्हाई वी फाउंड I इज इक्वल टू J डॉट A। डॉट मीन स्केलर क्वांटिटी। ओके, I इज इक्वल टू J डॉट A। दो, अब यहाँ से हम लोग एक और चीज देख सकते हैं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट जो होता है, अगर दोनों सपोज क्या करना, दोनों सेम चीज है। ठीक है, दोनों अगर वेक्टर क्वांटिटी और दोनों डॉट प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब उसका जो उसके बराबर जो भी क्वांटिटी होता है वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, दिस इज करंट डेंसिटी। ठीक, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, तो हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से ड्रिफ्ट करता है, उसके कारण करंट जो है एक दूसरे को, करंट के कारण जो है इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धक्का देता है, जिसके कारण जो है इजीली बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो है इजीली जो है करंट फ्लो कर जाता है बहुत दूर तक। ओके, तो आज हम लोग इसका एक्सप्रेशन भी देखेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सबसे पहले कि एक छोटा सा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, 10 to the power 28 एटम और इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन कंडक्टर ऑफ क्यूबिक मीटर इनवर्स। एक क्यूबिक पर मीटर में इतना एटम और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है कोई भी कंडक्टर। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है एक क्यूबिक मीटर पर मीटर मींस अगर एक क्यूबिक मीटर लिया जाए तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, बहुत ज्यादा, 10 to the power 28। ठीक है, इसको माइंड में रखना। ठीक है, तो इजीली हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, 10 to the power 28। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन, नोट करना है, इलेक्ट्रॉन आर दी चार्ज कैरियर इन मेटल। ये हम लोग पहले देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज कैरियर होता है मेटल्स में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हैव वेरी हाई
velocity, very high velocity due to thermal energy, which comes from temperature. अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको समझना है। हम लोग इतना तो जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज कैरियर होता है मेटल्स में, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के पास बहुत हाई वेलोसिटी होता है, बहुत हाई वेलोसिटी, अबाउट कितना हाई वेलोसिटी कितना होता है, 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकंड। 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकंड मीन्स 10,000 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 10,000 मीटर ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। तो इतना सबसे पहले तो इतना वेलोसिटी इसके पास आता कहाँ से, तो हम लोग लिखे हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी के कारण इतना वेलोसिटी ये गेन करता है। और थर्मल एनर्जी कहाँ से आता है, टेम्परेचर के कारण। अब देखेंगे हम लोग समझेंगे कि सपोज ये कोई एटम है, ठीक है, ये अपना ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन में सपोज कीजिए ये कोई ऑर्बिट पर अपना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। ऑर्बिट पर अपना इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जितना एनर्जी उसके पास होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए जब ये रूम टेम्परेचर में आएगा, करंट का बात हम लोग बेसिकली रूम टेम्परेचर पर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कंडक्टर जो है रूम टेम्परेचर पर इजीली होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, अबाउट 300 डिग्री केल्विन, सॉरी 300 केल्विन। तो टेम्परेचर जैसे राइज किया इसमें थर्मल एनर्जी बढ़ने लगा। टेम्परेचर जैसे बढ़ा, इंक्रीज जैसे टेम्परेचर को कर रहे हैं वैसे 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 थर्मल एनर्जी उसमें बढ़ने लगा, वाइब्रेशन बढ़ने लगता है, ठीक है। और थर्मल एनर्जी जैसे बढ़ा ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट पर घूम रहा है और उसको ज्यादा एनर्जी मिल जाए तो वो दूसरा एक्साइट हो जाएगा। ये एक्साइट होकर क्या होगा, दूसरा ऑर्बिट में चला जाएगा, ठीक है। सपोज कीजिए कोई आदमी है, उसके पास अगर वो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से, उसके पास अचानक 1 करोड़ रुपया आ जाए तो क्या होगा, एक्साइट हो जाएगा, वो अपर लोगों के साथ रहने लगेगा, रिच पीपुल के साथ रहने लगेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी जैसे ही मिलता है, उसके पास ज्यादा एनर्जी हो जाता है तो वो एक्साइट हो जाता है और दूसरा ऑर्बिट में चला जाता है, ठीक है, जिसके पास एनर्जी ज्यादा होता है। जिस ऑर्बिट में ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन रहता है वहां पर चला जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ पर जैसे घूमते और थर्मल एनर्जी बढ़ता है, ये निकल जाता है एटम से, ठीक है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिलने के बाद 27 डिग्री सेल्सियस बहुत होता है, ठीक है। तो यहाँ इसके कारण क्या होता है, ये अपना ऑर्बिट को छोड़कर एटम से बाहर निकल जाता है, ठीक है। इस तरह होता है कि यहाँ पर थर्मल एनर्जी जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घूमने लगता है अपना ऑर्बिट में, और घूमते एक समय ऐसा आता है जब ये अपना ऑर्बिट को छोड़ देता है, ठीक है। अपना ऑर्बिट को छोड़ दिया, अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कंडक्टर में कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव किया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ये अपना ऑर्बिट छोड़ा ये कहीं ना कहीं जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं जाएगा। अब ये अपना ऑर्बिट को छोड़ा तो कंडक्टर में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ हम लोग पढ़ चुके 10 टू द पावर 28 एटम है, ठीक है। तो इतना सारा इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद और अगर उसको थर्मल एनर्जी मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो अपना ऐसे ही ऑर्बिट से बाहर निकलते जाएगा, ठीक है। तो ये होता है रीजन कि इसके पास हाई वेलोसिटी क्यों होता है, ठीक है, हाई वेलोसिटी क्यों होता है। अब हम लोग आगे इसको और फर्दर पढ़ते हैं कि इसका क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल रहा है एक्साइट होती है उसका क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन्स में। अगर इतना एक ही रूम में, अगर एक रूम है छोटा सा उसमें 20 लड़का है, ठीक है, तो जरूर उसमें कोलिजन होगा, एक दूसरे से टकराव होगा, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होगा, ठीक है, सिंपल वे में। तो उसी तरह उतना सारा इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसमें कोलिजन होना जरूरी है, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ निकला है ये यहाँ पर है और यहाँ पर कोई एटम है, ठीक है, सबके पास अपना ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब जैसे ही ये हाई वेलोसिटी 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी से इसको टकरा गया, ठीक है। अब ये जैसे टकराया, हम लोग एक कोलिजन का थ्योरी याद रखेंगे, ठीक है, जो हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। कोलिजन में क्या होता है,
if two objects having same masses, if two objects having same masses collide each other, then their velocity exchange, then their velocity exchange। अब ये जो यहाँ पर हम लोग कोलिजन में पढ़े कि दोनों का, अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास सेम मास, अगर दोनों टकरा रहा है तो क्या होगा, दोनों का वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा। तो मतलब इतना जो वेलोसिटी है ये इसको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आ गया 10⁴ मीटर पर सेकेंड, और इसके पास क्या आ गया, नॉर्मल एनर्जी, नॉर्मल एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चल गया, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ टकराया तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ चला गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया ये यहीं पर घूमने लगेगा, यहाँ पर घूमने लगेगा, क्योंकि इसके पास इस ऑर्बिट का ही जितना एनर्जी एक्सचेंज हो गया एनर्जी। और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहले था यहाँ से यहाँ घूम के आया, ये क्या हो गया, फिर बाहर निकल गया, फिर बाहर निकल गया, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी आ गया, सॉरी बहुत ज्यादा वेलोसिटी आ गया 10⁴ मीटर पर सेकेंड। अब इसी तरह होता है कोई कंडक्टर में, ऐसा कोई कंडक्टर है सपोज कीजिए, तो यहाँ पर जो है यहाँ से निकला, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका कोई रूल नहीं है, ठीक है, कि किधर जाएगा, ये रैंडम मोशन करता है, रैंडम मोशन, ये रैंडम मोशन करता है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि 10⁴ मीटर पर सेकेंड अगर किसी के पास वेलोसिटी हो तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट का वेलोसिटी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन उठ रहा है दिमाग में कि अगर इतना ज्यादा वेलोसिटी किसी के पास है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन के पास है, तो वो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से बाहर क्यों नहीं निकल जाता है। अगर यहाँ पर कोई एटम है, सपोज कीजिए यहाँ से जो निकला और यहाँ जाके टकराया, बीच में उसको एटम नहीं मिला, तो इसको बाहर चला जाना चाहिए, इतना ज्यादा वेलोसिटी होने का, ठीक है। तो ये बाहर क्यों नहीं जा पाता है, इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो ये रीजन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहले इसको इरेज कर लेते, इसको रहने देते, ठीक है। अब इसका रीजन पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया कि कैसे मोशन कर रहा है, ठीक है, कैसे इतना एनर्जी होने के बाद एक दूसरे से रैंडम मोशन कर रहा है, कैसे कहीं भी घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, कहीं भी इधर से इधर टकरा रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है ये देखा गया फर्स्ट टाइम जब, तो ये जहां से देखा गया कि ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया और निकल गया, तो सबसे पहले माना गया कि ये बाउंस बैक कर गया, ठीक है। लेकिन बाउंस बैक नहीं किया, यहाँ पर कोलिजन थ्योरी वर्क किया, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ये था ये यहीं पर घूमने लगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है, जिस पर वो इलेक्ट्रॉन कोलाइड किया था, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि इतना ज्यादा वेलोसिटी 10⁴ मीटर पर सेकेंड होने के बावजूद ये कंडक्टर से बाहर क्यों नहीं जा पाता, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे कूलम्ब्स लॉ का, ठीक है। तो यहाँ देखिए सपोज कीजिए ये थोड़ा सा इतना दूर बाहर निकला, ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि कंडक्टर को होल करके बाहर निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ निकला इतना, तो यहाँ पर अगर कोई एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव होगा और यहाँ पर पॉजिटिव होगा, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव होगा यहाँ पॉजिटिव होगा, और ये बहुत छोटा डिस्टेंस है, ठीक है, छोटा डिस्टेंस। अब हम लोग कूलम फोर्स में क्या पढ़े, फोर्स इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 r²। मतलब डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा, सही बात है। डिस्टेंस कूलम फोर्स में अगर दो चार्जेस के बीच में जितना कम डिस्टेंस होगा, इतना कम डिस्टेंस है, ठीक है, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा क्योंकि डिस्टेंस बहुत छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर कूलम फोर्स के कारण क्या होता है, ये बाहर नहीं जा पाता है और बाउंस होता है और कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है और दूसरा एटम से टकरा जाता है, ठीक है। तो समझ में आया कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है इतना हाई वेलोसिटी होने के बाद भी कैसे बाहर नहीं जा पाता है कंडक्टर से, ठीक है। ये हमेशा नहीं होता है, ये हमेशा नहीं होता, ठीक है। कुछ केसेस में जो होता है कूलम फोर्स से ज्यादा उसके पास वेलोसिटी होता है जिसके कारण वो एस्केप कर जाता है, कंडक्टर से एस्केप कर जाता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 फिजिक्स में सेमीकंडक्टर के चैप्टर में, ठीक है। सेमीकंडक्टर में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग करंट चैप्टर में इतने जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें कूलम फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। तो इतना हम लोग को समझ में आ गया।
अब हम लोग मेन चीज पर जाएंगे। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में जान रहे थे कि उसका मूवमेंट कंडक्टर के अंदर कैसा हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग मेन टॉपिक पर आएंगे कि आखिर इस वेलोसिटी का नाम ड्रिफ्ट क्यों रखा गया, ठीक है। तो सपोज कीजिए कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और उसको हम लोग एक्सटर्नल फील्ड में रख दिए, ठीक है। कोई एक्सटर्नल फील्ड में रख दिए तो क्या होगा, सपोज कीजिए ये रहा, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन को हम लोग मूव करवाएंगे, ठीक है। सपोज कर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करना, ठीक है। तो क्या होगा, तो सबसे पहली बात तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन उससे जस्ट अपोजिट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करा तब, अगर नेगेटिव चार्ज है तब, अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, क्योंकि जनरली जो है इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से ऑपोजिट होगा उसका डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, ठीक है। अगर दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसका मतलब इसके फॉर्मूला में नेगेटिव साइन शो होगा, ठीक है। वो हम लोग लास्ट में देखेंगे जब इसका डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ जाना चाह रहा है और ये इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण क्या हो रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ऐसे डेविएट कर जा रहा है, ठीक है। सपोज कीजिए ये रहा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाहता है, ठीक है। तो क्या होगा, फिर उसी तरह होगा, थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर जाता है, ठीक है। सपोज कर यहाँ आना चाहे, कहीं भी इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहे उसका ओरिजिनल पाथ से वो क्या होगा, थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण क्या हो रहा है, वो जहां जिस पोजीशन पर जाना चाह रहा है वहां न जाकर थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर जा रहा है, ठीक है। इतना ड्रिफ्ट कर रहा है, इतना डिस्टेंस, ठीक है। और इसी कारण इसका नाम रखा गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा मतलब क्या है, उसमें अगर हम लोग चार्जेस दिए, ठीक है, चार्ज दिए, तो इसका मतलब वहां फील्ड बनेगा, और फील्ड बनेगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जिसके पास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वेलोसिटी है, जो रैंडम मोशन ऐसे कर रहा है, ठीक है, कहीं भी, उसमें क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट पैदा होने लगा। करंट के कारण वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हो रहा है, इस तरह का ड्रिफ्ट पोजीशन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाना चाह रहा है तो थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर जा रहा है, ठीक है। उसका डायरेक्शन थोड़ा सा जहां मेन पोजीशन पर जाना चाह रहा है वहां से थोड़ा ड्रिफ्ट कर जा रहा है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब हम लोग को समझ में आ गया कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वहां पर एक्चुअल पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण वो है थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़े फोर्स इक्वल टू क्या होता है, -q, प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फोर्स इक्वल टू -e, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का केस ले रहे हैं तो यहाँ पर चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो F इक्वल टू ma से निकाल सकते हैं, -e बाय m, ठीक है। ये क्या है, एक्सेलरेशन है। कहाँ से आया, F इज इक्वल टू ma, तो यहाँ पर F a इज इक्वल टू लिख सकते हैं F बाय m, और F क्या है, -e और m, ठीक है। यहाँ से आया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक। अब हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला का, ठीक है। बी, सपोज दिया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए तो V1 इज इक्वल टू U1 प्लस AT, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग न्यूटन का लॉ पढ़ चुके हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू U2 प्लस AT, ठीक है। हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हम लोग ड्रिफ्ट देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि U1 U2, ठीक है, लेट n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
अगर हम लोग n नंबर इलेक्ट्रॉन ले लें, ये फर्स्ट है सेकंड, इसी तरह n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लें, तो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, v1 प्लस v2 डॉट 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 vn बाई n, ये होगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, u1 प्लस u2 डॉट 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 un बाई n प्लस a इंटू t1 प्लस t2 डॉट 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 tn लिख सकते हैं। ठीक है, यही फॉर्मूला को यूज करके हम लोग लिखते हैं। अब u क्या है यहाँ पर, u हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो U इज इक्वल टू क्या है, थर्मल एनर्जी। पहले से उसके पास क्या था, थर्मल एनर्जी था। उसके पास जो वेलोसिटी था इलेक्ट्रॉन के पास पहले से, वो क्या क्यों था, थर्मल एनर्जी का। तो हम लोग मैथ्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंफिनिटी तक अगर कोई n नंबर ऑफ कोई भी नंबर है उसको डिवाइड कर रहे हैं उसी से, तो उसका वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेट जीरो लिया जाता है। अब क्यों जीरो ले रहे हैं हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देखें कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे ऐसे जिगजैग है। ठीक है, ऐसे ऐसे रैंडम मोशन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर n नंबर अगर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है तो इसको अप्रोक्सीमेट हम लोग जीरो ले लेते हैं। ठीक है, इसी को अगर सबको जोड़कर n से डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, u1 प्लस u2 डॉट 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 un बाई n इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, समझ में आ गया, रैंडम मोशन ये कर लेते। ठीक है, तो हम लोग पास एवरेज वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी को बोलते हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो प्लस ए टाउ। यहाँ पर टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर T1 T2 Tn है, कितना टाइम पर वो हम लोग पढ़े कि कोलिजन करने में जो टाइम लगता है। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक जगह से सपोज कीजिए यहाँ है, यहाँ से इसको यहाँ टकराने में T1 टाइम लगा, फिर इसको T2 टाइम लगा। ठीक है, तो इसको पूरा एवरेज टाइम को हम लोग टाउ मान लेते हैं। ठीक है, टाउ, और टाई क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। दोनों के बीच में जो टाइम लगता है दो कोलिजन में, जिस अगर एक इलेक्ट्रॉन है उसको दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से देखते हैं वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, AT, और ए हम लोग पहले से देख चुके हैं, ए का फॉर्मूला आ चुका है, माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। ये रहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरे पास आ गया, माइनस ई टाउ एम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, इससे कुछ कंसिडर करते हैं हम लोग। ठीक है, देखते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसका तो मास फिक्स है, चार्ज फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ये फिक्स है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जो दे रहे थे उसमें, ठीक है, जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे थे इलेक्ट्रॉन में जिसके कारण वो ड्रिफ्ट हो रहा है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग दे रहे हैं वो फिक्स है, वो बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, मास फिक्स है, इलेक्ट्रॉन में मास फिक्स है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम फिक्स है। मतलब कहने का क्या है, वीडी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी is constant ठीक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एक चीज और कंक्लूड कर सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म is in uniform motion, is in uniform motion and hence, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में। इसको लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, बस जानकारी के लिए था। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आया, कांस्टेंट टर्म, किसके लिए, और स्पेसिफिक मटेरियल, और स्पेसिफिक मटेरियल, किसी खास मटेरियल के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है।
ठीक है, कांस्टेंट होता है। अगर अलग मटेरियल लेंगे तो वहां पर रिलैक्सेशन टाइम अलग होगा। अगर ये वेरिएबल टर्म होता तो यहाँ पर क्या हो सकता था, अगर यहाँ पर टी होता, सपोज कीजिए यहाँ टी भी आता है इसका फॉर्मूला में, तो ये क्या हो जाता, वेरिएबल टर्म हो जाता। अगर टाइम को हम लोग बढ़ाते घटाते तो ये बढ़ता घटता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं आया, इसीलिए कांस्टेंट टर्म है वो एक स्पेसिफिक मटेरियल, ठीक है। तो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत डीप पे समझ लिए, ठीक है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट डे कवर करेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग समझ में आया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के कारण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के पास कहाँ से एनर्जी आ रहा है, थर्मल एनर्जी के कारण। थर्मल एनर्जी कहाँ से बढ़ रहा है, टेम्परेचर के कारण, ठीक है। तो ये सब टर्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम लोग टाइप्स ऑफ करंट के बारे में पढ़े, ठीक है, उसको भी याद रखना है, वो बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।